ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इसमें हमारा क्या है। इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे पहले स्टार्ट में। न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण जो होता है वो हमारा पूछा जाता है गॉस के नियम में अनुप्रयोग। इसके कई इंपॉर्टेंस है जो आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। लेकिन सबसे पहले बता दें कि क्लास चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दोगे तो जो भी क्लास होगी, कुछ मेगा क्लास, कुछ एडवांस क्लास जो भी होगी वो हमें मिलती रहेगी। और जल्दी अप्रैल में हमारे कुछ ही दिनों के बाद, आधे अप्रैल के से लगभग जो है, हर जो हमारा संडे होगा, संडे स्पेशल या फिर संडे के नाइट में हम जो है क्लास देंगे। सेकंड फिजिक्स का भी क्लास मिलेगा, उसमें स्पार्ट क्लास मिलेगा। एक एक डेढ़ घंटे का हमें क्लास मिलता रहेगा, डेढ़ दो घंटे के भी क्लास हो सकते हैं, मिलता रहेगा 12 की बैच के लिए। तो थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 12 की, जिनको पढ़ने की जरूरत है, हमें वैसे बच्चों की भीड़ नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ा के। तो उन बच्चों को, जिन बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको क्लास की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा क्लास शेयर कर दिया करो। क्लास उनको शेयर कर दोगे तो उनके भी काम की चीज़ है, ठीक है। तो वो भी पढ़ लेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा शेयर करोगे क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि कोई भी क्लास हम देते हैं उसमें तुमको जानकारी बार बार मिलती रहे, ठीक है। तो हम क्लास आज की स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, हमारी क्लास जो है पहले न्यूमेरिकल होगी, फिर उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, सतत आवेश वितरण होगा, ठीक है। और अगली क्लास हम जो देंगे वो होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। चलो और देखते हैं अगली क्लास। चलो और देखते हैं इसमें कुछ हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स, तो हमारा इसमें जो सबसे पहला हमारा सवाल होगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है दिया गया है, 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 हमारा जो इसमें है वह कह रहा है कि यदि पूछ रहा है कि हमारा एक कूलाम में, इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि एक कूलाम में, एक कूलाम में एक कूलाम ऋणावेश में, एक कूलाम ऋणावेश में, एक कूलाम ऋणावेश में, ऋणावेश में, एक कूलाम ऋणावेश में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक कूलाम ऋणावेश में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हम जान लें कि अगर हमारे पास ऋणावेश है तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ अधिकता है। अगर धनावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी। तो यहाँ हमें दिया क्या गया है, Q बराबर दिया गया है, आवेश है -1 कूलाम, क्या है, -1 कूलाम है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 कूलाम दिया गया है, ठीक है। अब आज हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, ये होता है या नहीं, क्या होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q का मान हमने यहाँ पर n निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा, E यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भागे में जाएगा, Q बटे E हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, Q का मान है 1 कूलाम, ठीक है, बटे E का मान कितना होता है, ये होता है 6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो कूलाम से कूलाम क्या होगा, कट जाएगा। बाकी सभी जानते हो ये माइनस पावर है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर +19 बटे 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 18 बटे 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इतना लिखा जा सकता है। अब उसके बाद अगर हम इसमें आगे आते हैं तो n इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर 1.6 से 10 में भाग करेंगे
तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बटे, इसमें भी 10 से गुणा कर दो 100 हो जाएगा, और बटे इसमें भी 10 से गुणा कर दो 16 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 18 इक्वल टू हो जाएगा 4 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 4 से भागेंगे, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 25 20, गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, इसका मतलब कि एक कूलाम में, अगर एक कूलाम आवेश है तो उसमें एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की हम लिखेंगे अपनी की, चूंकि एक कूलाम आवेश ऋणावेशित है यानी ऋणावेश है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। कितनी होगी? ये होगी 6.25 गुणे 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इस पे उस वस्तु पे मौजूद होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? लिख रहा है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लिख रहा है एक चालक है हमारे पास, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो कह रहा है कि अगर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर एक चालक में उसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक चालक है, उस पर कमी है, तो कह रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा निकालना है। आवेश की मात्रा क्या होती है? Q होती है, और Q इक्वल टू होता है या नहीं? हमें क्या क्या दिया गया है? n बराबर 1500 संख्या है, E बराबर हम पहले ही से जानते हैं 6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, बड़े आराम से इसमें रख देंगे, Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n का मान 1500 गुणे, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कमी होने से कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए धनावेश यहाँ लेंगे। ठीक है, जी, तो अभी हो गया कमी से, यहाँ धनावेश लेंगे, और यहाँ पे धनावेश प्लस माइनस से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस लेना है क्योंकि यहाँ पर कमी है। 1500 हो गया n बराबर, ई का मान होता है 6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, इतना कूलाम हो गया। अब यहाँ पे 15 और 6 का गुणा करें तो 15 6 का 90 हो जाएगा, 9 हासिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 15 एकम में 15 और 9 हो गया 34। ठीक है, डबल जीरो, यहाँ पर एक अंक पे एक 0.0 लगा देंगे एक अंक पर, और गुणे 10 की पावर हो जाएगा -19 कूलाम। अभी कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं 3.4 गुणे, चूंकि यहाँ देखो दशमलव को जब हम यहाँ खिसकाते हैं, इधर 1 2 3 अंक हमने कहाँ खिसकाया? हमने खिसका दिया बाएं साइड, और जब 3 अंक बाएं साइड खिसका दिया तो यहाँ पे संख्या छोटी हो गई, तो पावर में इतना जोड़ देंगे 1 2 3, तो 3 पावर में जोड़ दिया जाएगा। 3 पावर में जोड़ देंगे तो 3 पावर में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ने पर -19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, -16 कूलाम हो जाएगा। इतना आवेश उस पर उपस्थित है हमारा। ठीक है, ठीक है, वैसे आज गड़बड़ी में 15 में 15 और 9 34 नहीं 24 होगा। ठीक है, यहाँ 2.4 होगा। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि हम लोग क्या करें, इसमें कहा गया क्वेश्चन
अगला हमसे कह रहा है कि यदि हमारे पास दो छोटे आवेशित गोले हैं, दो क्या है, छोटे आवेशित गोले हैं, आवेशित गोले हैं, ठीक है, इन पे आवेश कितना बता रहा है, कह रहा है क्रमशः एक को मान लो Q1 हो गया और एक को मान लो Q2 हो गया। कह रहा है कितना दिया गया है, ये कह रहा है पहले पर है 1 × 10 की पावर, 1 × 10 की पावर -7 कूलाम है, ठीक है। दूसरे पे कह रहा है कि 3 × 10 की पावर -7 है, 3 × 10 की पावर -7 कूलाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्हें वाई में 15 सेंटीमीटर, वाई का मतलब क्या हो गया, वाई हवा मतलब K = 1 हो गया, इन्हें कितने दूर रख रहा है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको रखा गया है। हमने कहा इसमें 100 से भाग कर देंगे तो जी, ठीक है, 100 से भाग कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं 15 × 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या इसमें सवाल को लगाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो वैद्युत बल जो होगा, वैद्युत बल या फिर इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत बल या फिर इक्वल टू होता है 1/4πε0 के इंटू होता है Q1 Q2 /r² होता है, ठीक है। अब आ जाओ, या फिर इक्वल टू क्या निकलेगा, तब इसका मान K का मान 1 है, ये पूरे का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है, गुणे Q1 का मान कितना है, Q1 हो गया हमारा 10 की पावर -7, क्योंकि एक का कोई मतलब ही नहीं है, गुणे Q2 हो जाएगा 3 × 10 की पावर -7 अपान बीच की दूरी कितनी हो गई, हो गया 15 × 10 की पावर -2 मीटर हो गया। इसका क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक है। सब हम केस में है, तो ये हमारा न्यूटन में आएगा, बल किस में आएगा, यह आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। अब आगे लगाते हैं इसमें हो जाएगा 9 × 3 = 27 हो गया, 27 × 10 की पावर, देखो ये हो गया 7 7 -7 -7 -14 हो गया, -14 और +9 कम कर देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। अपान में ये कितना हो जाएगा, 15 × 15 225 हो गया, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इतना न्यूटन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चूंकि दोनों जो आवेश है ना, क्या लिखा गया इसमें, ठीक है, चिन्ह नहीं दिया गया, मतलब धनावेश ही होगा दोनों दोनों, चलो ठीक है। जब चिन्ह नहीं दिया गया तो धनावेश ही रहेगा, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। आगे आ जाओ, इसमें ये 3 से काटो, 9 से काट दो सीधे, ठीक है। 9 × 3 = 27, यहाँ हो जाएगा 9 × 2 = 18, 4 9 × 5 = 45, 3/25 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब ये जाएगा तो ऊपर जाने पर कितना काम को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो +4 और -1 तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा 25, ऊपर अगर हम 10 से गुणा कर दें, यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ एक पावर घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ भाग कर सकते हैं, तो भाग करना कितना आएगा, 25 से काट दो, 5 × 30 5 × 25, अब 5 से भाग करो, 5 × में 5, एक बच गया, 5 × 10 × 10 की पावर -2 न्यूटन। प्रवृत्ति कौन सी होगी, प्रकृति कौन सी होगी, यह होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों को दोनों धनावेशित है, कोई चिन्ह आगे नहीं दिया गया तो दोनों के दोनों धनावेश हो गए, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सतत आवेश वितरण देख लेंगे हम लोग। कह रहा है कि 9 × 10 की पावर -5 की ग्रा द्रव्यमान की एक पिथ बाल पर आवेश इतना है। कह रहा है कि 9 ×
10⁵ -5 kg इतना द्रव्यमान है। इतना द्रव्यमान की एक वस्तु है। कह रहा है उस वस्तु पर आवेश कितना है। कह रहा है इस पर जो आवेश है, इस वस्तु पर आवेश द्रव्यमान की एक वस्तु हो गई, ठीक है। एक बाल हो गया, इतना द्रव्यमान का एक बाल है। उस पे कह रहा है कि जो आवेश है वह 5 माइक्रो कूलाम है। क्या है? 5 माइक्रो कूलाम है। 5 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। तो इसको कूलाम में बदल लेना, हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, ठीक है। 5 माइक्रो कूलाम है। तो कह रहा है कि इससे 2 सेमी, ठीक है, कह रहा है कि इससे 2 सेमी ऊपर स्थिर रखी गई अन्य बाल पर बाल की आवेश का परिमाण क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि इससे ठीक ऊपर, इसी से, ये तो हो गया, कह रहा है इससे ठीक ऊपर, ठीक है, कह रहा है इससे ठीक ऊपर स्थिर रखी गई अन्य बाल की आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए कि वो स्थिर बना रहे। कह रहा है कि इसके ऊपर जो है, ठीक ऊपर एक अन्य हम बाल क्या रखते हैं, बाल पर क्या आवेश होना चाहिए, क्या आवेश होना चाहिए कि वह स्थिर बना रहे, ठीक है। थोड़ा सा हमने सोचा था कि ये सवाल तुम्हारे वाले कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें थोड़ा सा बता दें, इसमें देख लो हल्का सा हिंट के तौर पे। जैसे यहाँ क्या है कि ये देखो, कह रहा है कि नीचे हमने एक आवेश ले लिया, ये हमारा, ठीक है, एक बाल हो गया मान लो, ठीक है। इसमें कितना आवेश हो गया, इस पे कह रहा है इतना माइक्रो कूलाम का आवेश है। कौन सा आवेश रुचो, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं दिया गया, तो हम फिर से कौन सा मानेंगे, धनावेश। तो इस पे धन में कितना आवेश हो गया, इस पर जो आवेश है धनावेश है, बाल हो गया हमारे, ठीक है, बाल हो गए। इस पर आवेश कितना है, ये है 5 × 10⁻⁶ कूलाम है इस पर आवेश, ध्यान रखना। एक Q1 बराबर मान लो हो गया। अब दूसरा आवेश यहीं पर है, समझो, दूसरा भी बाल यहीं पे है। कह रहा है कि इस पर कितना आवेश होना चाहिए। पहली चीज तो इस पर भी प्लस होना चाहिए, ताकि ये यहाँ स्थिर बना रहे, हवा में ही रुक जाए। तो हवा में तब रुकेगा जब ये इसको क्या करेगा, ये इसको करेगा प्रतिकर्षित। क्या लगाएगा इस पर, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अपने को खींचेगा तो नीचे आ जाएगा। अब जब ये प्रतिकर्षण बल ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक है, वैद्युत बल या फी लगाएगा, ठीक है, या एफ लगाएगा वैद्युत बल, तो बताओ इस बाल को भार कहाँ खींचेगा, mg नीचे की ओर खींचेगा। जो ऊपर वाला जो बाल की टुकड़ी होगी उसको, उसका जो भार होगा वो कहाँ खींचेगा, इसको नीचे की ओर। तो भार mg कहाँ काम करेगा, ऊपर वाले बाल का नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। अब दूसरा कि इस पर कितना आवेश होना चाहिए, Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना होना चाहिए कि इस पे जो इस पे इतना वैद्युत बल लग जाए कि हवा में टंग जाए। देखो हवा में टंगने की एक ही सिचुएशन है, यह जितना इस पे प्रतिकर्षण बल ऊपर क्यों लगा रहा है उतना ही इसका भार भी होना चाहिए, यानी भार के बराबर अगर ये बल लगाएगा। कह रहा है कितने दूरी पर स्थित है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर स्थित है। कितने ऊपर, 2 सेंटीमीटर। तो पहला काम तो इसको मीटर बदल लेना, 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। इतना दूर ये r हो गया, समझो ध्यान से, ये r = हो गया। तो कह रहा है कि इस पर कितना आवेश हो कि यह हवा में रुक जाए। तो हवा में रुकने के पहले सिचुएशन समझ लो। पहली चीज तो इस पर धनावेश होना चाहिए, समान आवेश होना चाहिए इसके, क्योंकि समान आवेश से प्रतिकर्षण ऊपर की ओर लगेगा। अब जो प्रतिकर्षण ऊपर की ओर लग रहा है तो इस पे नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, हमेशा कोई वस्तु होती है नीचे की ओर भार लगता है। अब जितना भार लग रहा है अगर उतना ही प्रतिकर्षण बल इस पे कहाँ लग जाए, ऊपर की ओर लग जाए, दोनों बराबर हो जाए तो यही रुक जाएगा। अगर भार अधिक हो गया तो नीचे आ जाएगा, प्रतिकर्षण बल अधिक हो गया तो ऊपर उठ जाएगा। पर हमको इसको क्या करना है, इसको स्थिर करना है।
क्या करना है, इसको स्थिर करना है। तो स्थिर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों बल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर के लिए तो समझ में आ गया, एम यहाँ दिया गया है तो एम जी निकल ही गया। ठीक है, तो यहाँ जो फार्मूला जो हमारा लगेगा वो देखो इस प्रकार से लगेगा। सवाल देखो, वैद्युत बल कैसे निकालते हैं, एफ बराबर एम जी होना चाहिए, एफ बराबर क्या होना चाहिए, वैद्युत बल बराबर भार होना चाहिए। वैद्युत बल निकलेगा 1/4π0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से इक्वल टू एम जी। देखो हमको सब कुछ दिया गया है, ये तो हम पहले से जानते हैं, आर भी दिया गया है, एम भी दिया गया है। यहाँ पर यही हम रखोगे, सवाल हम छोड़ रहे हैं, तुम्हारे जिम्मे छोड़ रहे हैं। यहाँ पर Q1 भी दिया गया है, Q1 ये हो गया, यही Q2 हमें निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क, यही Q2 हमें यहाँ हल करके निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करके हमें आंसर बताओगे कितना आया, कमेंट में इस सवाल के लास्ट में इसको हल करके लगाओगे। सब मान दिए गए हैं, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, Q1 इतना दिया गया है, R जो है 2 सेंटीमीटर, ऐसे लिखोगे 2 × 10⁻2 मीटर कर लोगे। यम जो है वो हमारा 9 × 10⁻5 kg है। अब इसके बाद इसको रख कर हल करके Q2 को पक्षांतर करके Q2 यही छोड़ देना, सबको उठा उधर फेंक देना, ऊपर गुणे वाले नीचे चले जाएंगे भागे में, और जो भागे वाले होंगे ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा पूरा समाप्त हो गया, इस पे लगा के बताओगे। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र से होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र से होने वाली। ठीक है, तो बच्चों हम पहले बता दें कि यहाँ आज जो हमारी क्लास होगी वो हमारी किससे होगी, कुछ हम इसमें न्यूमेरिकल्स पहले बताएंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद जो बताएंगे हम, उसके बाद सतत आवेश वितरण बताया जाएगा, जो कि आगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में इसका इस्तेमाल होता है, और भी कई जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सतत आवेश वितरण हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वह वैद्युत क्षेत्र से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो हमारी क्लास होगी। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी देख लो और भी चीज़ें देख लो, लेकिन इसके पहले अगर हम क्या करोगे इसमें कि जो भी होगा इसमें, अगर जो भी बच्चे होंगे थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो, और भी लोगों को शेयर कर दो जिन बच्चों को पढ़ना हो, ज़रूरत हो। पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, ज़्यादा उसमें नहीं करना है, बिना पढ़ने वाले बच्चों को भीड़ नहीं लगाना है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत होगी 12th में होंगे, उनको क्लास को थोड़ा शेयर कर दोगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है सतत आवेश वितरण। क्या है हमारा, सतत आवेश वितरण है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में हमारा सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कहते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। चार्ज ये होगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही समझ में आता है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस यानी लगातार या एक समान। ठीक है, इसे सिंपल सा एक लाइन में लिख सकते हो। कभी कभी पूछा जाता है कि सतत आवेश वितरण क्या है, सतत आवेश वितरण क्या है। अगर ये चीज पूछी जाती है तो बड़े एक सामान्य भाषा में लिख सकते हो कि यदि हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं और उस पर दिया गया आवेश क्या हो, उस वस्तु में एक समान रूप से वितरित हो जाए। क्या हो जाए, उस वस्तु में एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, एकदम बराबर बराबर पूरा हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं।
समझ आ गया एकदम आसान सा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। बड़े आसान भाषा में बना के लिख भी सकते हो। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो, या यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से क्या हो जाए, उस वस्तु पर वितरित हो जाए, या उस वस्तु में एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब चूंकि जो हमारी वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं हमारी तीन प्रकार की होती हैं। वस्तु कैसी होती हैं, वस्तुएं जो हमारी होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। एक वस्तु होती है जिसमें जैसे राड की तरह पतला तार, जैसे तार देखो बिजली आती है हमारे घर, पतला सा तार होता है, तो इस वस्तु को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुदैर्ध्य कहते हैं, अनुदैर्ध्य, या इसको कहते हैं रेखी। क्या कहते हैं इस वस्तु को, रेखी, क्योंकि एक रेखा में होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना गड़े होता है। ठीक है, अगर यहीं पे दूसरी वस्तु अगर उठाओगे तो कुछ वस्तुएं ऐसी एकदम चादर के समान होती, कैसे होती हैं, चादर के समान होती, क्योंकि गर्मी आ रही है चादर की ज़्यादा जरूरत है, तो चादर के समान होती हैं। तो चादर में क्या होता है, चादर में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, पर इसकी मोटाई में गड़े होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है। क्या होता है इसमें क्षेत्रफल होता है। इसमें क्या होता है कि लंबाई कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है ना अनुप्रस्थ काट का बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ये दूसरी जो वस्तु की हमारी कैटेगरी होती है, इस पे हमारा केवल इसको क्षेत्र वाला वस्तु कह लो, क्षेत्रफल वाला, या इसमें पृष्ठ होगा, केवल क्या होगा, इसमें केवल पृष्ठ होगा। तो हमारा जो दिया गया आवेश है वह तीन प्रकार से वितरित हो सकता है। किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश खाली वितरित हो जाए तो वो क्या हो गया, उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक रेखा या एक सरल रेखा के अनुदिश उस वस्तु में क्या हो जाए, वितरित हो जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सरल रेखा नहीं लिखोगे क्योंकि ये तार टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो ऐसे लिखोगे, यदि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एक रेखा के लिखोगे, एक रेखा के समान। ठीक है, क्वेश्चन में लिख भी सकते हो सरल रेखा अथवा वक्री रेखा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आ जाओ, यहाँ पर यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर क्या हो, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, या पृष्ठीय भी कह लो, पृष्ठीय आवेश वितरण ज्यादा अच्छा लगेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं इसको, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वह हमारी आएगी आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। आयतन आवेश जो वितरण होता है ये हमारा क्या होगा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश जो वितरण होगा वही जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु की संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, पूरा वस्तु है हमारी। अब छोड़ो इसको। तो ये चीजें हमारी हो गई है। अब सुन लो ध्यान से, सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पड़ने वाला, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। गणना में इसका उपयोग करते हैं, जहाँ हमारे पास बड़ी बड़ी वस्तु होंगी तो इसमें इससे ज़्यादा उपयोग होता है इसके घनत्व का होता है। क्योंकि अगर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया
बंटवारा हो गया है, वितरण अगर हमारा हो गया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आसानी से हम घनत्व के जरिए, आवेश घनत्व के जरिए उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। घनत्व क्या होता है, हमने कहा जो सामान्यतः जब हम केवल घनत्व शब्द का उपयोग करते हैं, डेंसिटी का उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है वो द्रव्यमान घनत्व। क्या होता है वो होता है द्रव्यमान घनत्व। और द्रव्यमान घनत्व बराबर सभी को पता है, होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान पूरे आयतन में वितरित होता है। लेकिन ये कौन सा घनत्व है, यह जो घनत्व है हमारा, यह मास डेंसिटी है। क्या है, मास डेंसिटी है, जिसको कहते हो द्रव्यमान घनत्व। एक्चुअल में जिसे घनत्व कहते हैं वह होता है द्रव्यमान घनत्व। तो यहाँ पे हमें आवेश घनत्व अगर ऐसी सिचुएशन में निकाल लें जब एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ निकालते हैं कौन सा घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। इसमें हमें क्या होता है, रेखीय आवेश जो घनत्व होता है, इसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं। अगर मान लो यल लंबाई का हमारा कोई तार है, उस तार पर हमने क्या कर दिया, यल लंबाई के तार पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो हो गया क्यू बाई यल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्यू बाई यल हो गया। इसका जो मात्रक होगा वह होगा कूलाम, एम के मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। और भी हो सकता है, लेकिन ये एमकेएस के हिसाब से है। यानी एकांक लंबाई में कितना जो है आवेश उपस्थित है, इससे हम पता कर सकते हैं। और बड़े लंबे पैमाने पे हम कैलकुलेशन वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल का गणना कर सकते हैं इसके द्वारा। या आगे पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमने क्या बताया कि अगर हमारा, जब हमने कहा कि अगर किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक रेखा के अंदिश, रेखा कैसे हो सकती है, सरल रेखा अथवा वक्र रेखा के अंदिश हो गया, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक लंबाई पर, उसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। जब भी परिभाषा बनाना हो तो बटे में नीचे वाले को एकांक कर दो। क्या कर दो, नीचे वाले को, बटे वाले को एकांक कर दो, तो बड़ी आसानी से परिभाषा बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लंबाई को एकांक कर दो तो लिखोगे, यदि किसी वस्तु पर रेखीय आवेश वितरण हो या रेखीय आवेश वितरण वाली वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि यल लंबाई की वस्तु पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा क्यू बाई यल। इसका मात्रा हो गया कूलाम प्रति मीटर हो गया। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें क्या लिखोगे, इसमें जो घनत्व निकलेगा, ठीक है, इसमें ऊपर तो रेखीय आवेश घनत्व निकला है, इसमें निकलेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या निकलेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है। देखो, घनत्व जो होता है, हमने कहा जिसका भी घनत्व निकालना है उसको ऊपर लिखो। द्रव्यमान घनत्व में ऊपर द्रव्यमान लिखते हैं, चूंकि द्रव्यमान शब्द का ज्यादा हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन होता वास्तव में द्रव्यमान घनत्व हो, तो जिसका निकालना उसको ऊपर लिखो। बटे यह किस में वितरित है, यह पूरे क्षेत्रफल ए में वितरित है, तो क्षेत्रफल ए से क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। तो परिभाषा इसकी कैसे लिखोगे, लिखोगे पृष्ठीय आवेश वितरण वाली वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में, देखो नीचे लिख करो कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। उस वस्तु की पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ये बात फिर से सुनो, एक ये जो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर इसको कभी डिफाइन करना हो, वैसे इसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से, इसको सिग्मा दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जब भी निकालोगे तो हमने कहा परिभाषा कैसे करना, नीचे वाले पहले काम करो। ठीक है, हमने कहा परिभाषा कैसे बनाओगे, इसका घनत्व की गणना, पृष्ठीय आवेश घनत्व की गणना उस वस्तु में की जा सकती है जिस वस्तु में कौन सा आवेश वितरण हो, पृष्ठीय आवेश वितरण हो, उसी में घनत्व की गणना करेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये लिखोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण वाली वस्तु में, वस्तु के
एकांक क्षेत्रफल में, नीचे लिखो हमेशा एक करो कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा उस वस्तु की पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु के ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उस वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। इतना लिख दो, ये हो गया तुम्हारा काम, फिट हो गया एकदम पूरा। इसका मात्रक बता दो, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, ऊपर तो कूलाम ही है, एमकेएस के हिसाब से कूलाम होगा, ठीक है। वो इसे सीजीएस मात्रक हम जल्दी इसमें इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर सीजीएस मात्रक कूलाम का इस्तेमाल करना चाहो, अगर इसका क्या कहते हैं आवेश का, तो उसके लिए हमारा जो मात्रक होता है उसको कहते हैं अस्थिर कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अस्थिर कूलाम कहा जाता है, जो बहुत ही छोटा मात्रक होता है, 3×10⁹ के लगभग होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो हम लोग कूलाम ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कूलाम, और भी आवेश के मात्रक है, किसी दिन आवेश के मात्रक बता देंगे हम अलग से, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, ये हो गया कूलाम प्रति क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा आयतन आवेश घनत्व होगा, क्या होगा, ये होगा आयतन आवेश घनत्व, ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व हो गया। इसे हम लोग दर्शाते हैं रो से। यह हो जाएगा आवेश का घनत्व निकालना है तो आवेश ऊपर रहेगा, बटे किसके सापेक्ष निकालना है, आवेश का वितरण किस में है, संपूर्ण आयतन में होता है, तो इसको हम v कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका मान। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, ठीक है, आयतन आवेश वितरण वाली वस्तु में, ठीक है, आयतन ऐसे लिख सकते हो, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, तथा वस्तु के एकांक आयतन, देखो नीचे फिर निकाल कर दे, तथा वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखोगे, यदि किसी वस्तु के v आयतन में q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई v। सूत्र लिख दोगे। इसका मात्रक क्या हो गया, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक कूलाम है, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। ये सब एसआई या एमकेएस मात्रक है हमारे, ठीक है। उसके आधार भी ये होता है।